नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक मिश्र अपने YouTube चैनल संवाद पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज संवाद की इस श्रृंखला में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति, हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित व्यावहारिक समीक्षा पर अपनी बात रखा। निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर के संदर्भ में व्यावहारिक समीक्षा के पर्दों को आपके समझ खोलेंगे। आइए सुनते हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। समीक्षा का अर्थ है सम्यक रूप से ईक्षण अर्थात देखना, रचनाकार को देखना, उसके समूचे कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देखना, समूची युग प्रवृत्ति को देखना, या किसी कृति विशेष को, किसी कविता विशेष को, किसी कहानी विशेष को देखना। देखने का तात्पर्य है समस्त संवेदनात्मक संकर्ष के साथ उसे परखना। ज्ञानेंद्रिय के जो विभिन्न माध्यम हैं, शब्द के माध्यम से उस रचना तक हम पहुँचते हैं और फिर उन शब्दों को सुनते हैं, चखते हैं, देखते हैं, उसको हर तरह से आजमाते हैं, उसके अर्थबिंब बनाते हैं और तब उस रचना तक पहुँचते हैं। इसे बहुत कुछ वस्तुनिष्ठ समीक्षा कहा जाता है। पश्चिम में एक विशेष प्रकार का प्रयोग हुआ आई.ए. रिचर्ड्स के माध्यम से। उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक नया प्रयोग किया, व्यवहारिक समीक्षा। इसका विकास और इसका फार्मूला उन्होंने तैयार किया कक्षाओं के माध्यम से। वे जिस कक्षा में किसी कविता का अध्यापन करने जाते थे तो उसमें से रचनाकार का नाम और उसका शीर्षक हटा देते थे, उस रचना को वितरित करते थे और विद्यार्थी उनके साथ परस्पर विचार विमर्श करते थे, आदान प्रदान करते थे, सहमत असहमत प्रकट करते थे और इस प्रकार सामूहिक प्रज्ञा के माध्यम से उसका निष्कर्ष और निर्णय निकालते थे। उनसे प्रेरित होकर कोई 30 वर्ष पहले इससे कुछ मिलता जुलता प्रयोग मैंने किया। नाम व्यवहारिक समीक्षा का ही रहा। मैंने कवि का नाम और रचना का शीर्षक नहीं हटाया, क्योंकि यदि कवि का नाम सुविदित होता है तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी विचारधारा और कुल मिलाकर उसके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष को समझने में अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधा होती है। उसी तरह से रचना का नाम भी। आवश्यकता इस बात की है कि समीक्षक को सर्वथा निस्संग, निरपेक्ष और तटस्थ भाव से उसे देखे, वस्तुनिष्ठ विवेचन करे। किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा, विशेष रूप से सक्रिय राजनीतिक दलीय विचारधारा से वो ग्रस्त न हो। जब ये वस्तुनिष्ठता उसके भीतर सही सहृदय के रूप में, गुणग्राही पाठक के रूप में विद्यमान रहेगी तो व्यक्ति का नाम जान लेने या रचना के शीर्षक जान लेने से उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कक्षाओं में अपनी ये कविताएं बांटी और उनकी कोडिंग करके उनमें परस्पर वार्तालाप और संवाद कराया और ये देखा कि उससे कविता का मर्म कहीं ज़्यादा उद्घाटित होता है। प्रायः 2 तरह की कविताएं हमारे सामने आती हैं। एक जो अत्यंत गूढ़ हैं, जिनमें अभिधा का कम से कम प्रयोग होता है, लक्षण और व्यंजना ज़्यादा रहती। बहुत तरह के इंगित कवि वहाँ छोड़ देता है। उनको पकड़ना, जहाँ शब्दों में मितव्ययता बरती गई हो, वाक्य भी पूरे न हुए हों, कुछ विशेष प्रकार के पदबंध हों, अगर कवि की वह रूढ़ ही समझ में आ जाती है तो उसका अर्थ निकालने में हमें सुविधा होती है। और दूसरी तरह कविताएं हैं जो सपाट बयानी में लिखी जाती हैं। मोटे तौर से कहा जा सकता है कि बिंबधर्मी रचनाएं और सपाट धर्मिता वाली रचनाएं, इन दोनों की अलग अलग व्याख्या कैसे हो सकती है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ काव्यशास्त्र में इसकी सैद्धांतिकी तो बहुत दी गई, लेकिन देखा जाता है कि सिद्धांत अलग हैं और कविताएं अलग हैं।
उनको घटित करके प्रतिफलित करना वस्तुतः कठिन क्रिया है और इसीलिए समीक्षा व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती है। जबकि मुख्य उद्देश्य साहित्य के पठन पाठन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। मैं कहा करता हूँ कि जैसे मेडिकल साइंसेस पढ़ाकर हम व्यक्ति को डॉक्टर बना देते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ाकर उसे इंजीनियर बना देते हैं, साहित्य पढ़ाकर उसे हम क्या बनाएंगे? उत्तर है साहित्य का मर्मी यानी समीक्षक। तो इस समीक्षा के उन बिंदुओं को और उससे जुड़े हुए उन औजारों को पकड़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में हम एक कविता सामने रख रहे हैं, बड़ी सुविदित रचना है निराला जी की, वो तोड़ती पत्थर। 1935 में कविता लिखी गई थी। मुक्त छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग इस कविता में हुआ है। एक विशेष प्रकार की संवेदना व्यक्त हुई है उस वर्ग के प्रति जो दलित है, जो श्रमजीवी है और विशेष रूप से जो महिला है। उसका आंखों देखा हाल इस रचना में प्रस्तुत किया जा रहा है। विषम वातावरण में किस प्रकार वो कठोर से कठोर श्रम कर रही है और उसके बावजूद उसका अपराजेय व्यक्तित्व कवि को किस तरह प्रभावित करता है, ये उसका कुल निष्कर्ष है। समीक्षा करने के पूर्व बहुत आवश्यक है कि हम शब्द शब्द को बड़ी गहराई के साथ पढ़ें। यानी उसके दो चरण होते हैं, एक है अर्थबोधन और दूसरा है अर्थापन। अर्थबोधन माने अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, कविता को समझें। जितनी अच्छाई से और जितनी प्रामाणिकता के साथ उसको हम समझेंगे उतनी ही अच्छी उसकी व्याख्या हो पाएगी। अगर खुद ही कहीं संभ्रम होगा, कहीं कुछ भ्रांति बनी रहेगी, उसका स्पष्ट अर्थबिंब नहीं बन पाएगा, तो उसका प्रतिपादन, उसके एनालिसिस, उसकी समीक्षा सही नहीं हो पाएगी। पर केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, समझने को समझाना और ज़्यादा कठिन क्रिया है। इंटरप्रेटिंग पोइट्री, किस तरह एक एक पक्ष को लेकर उसके मर्म को उद्घाटित किया जाए। कविता शुरू होती है वाक से यानी शब्द से, पहुंचती है अर्थ के स्तर पर, तो पूरे वागर्थ का प्रतिपादन कैसे हो और किस तरह उसको संप्रेषित किया जाए हर वर्ग के पाठक तक, चाहे प्रबुद्ध वर्ग का हो चाहे सामान्य वर्ग का हो। तो इसे स्पष्ट करने के लिए आइए देखें वो तोड़ती पत्थर। निराला जी ने रास्ते में बैठी हुई सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती हुई किसी महिला को देखा है और उसी का वर्णन कर रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के पथ पर शब्द देने का इस वाक्य के पीछे मंतव्य यह है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह प्रामाणिक घटना है, आंखों देखा दृश्य है, वो कल्पना की उड़ान नहीं है, केवल हेतुआभास नहीं है। इन्हीं आंखों मैंने देखा है वो पत्थर तोड़ रही है। कैसी है वो तोड़ती हुई पत्थर, कैसी दिख रही है वो? नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। पहले देशकाल का वर्णन है, वो पूरा परिवेश, सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है। एक आध छोटे छोटे पौधे हैं भी जो शोभा के तौर पर फुटपाथ पर लगाए जाते हैं, अलंकरण वाले पौधे, इसलिए यहाँ छायादार शब्द का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि पेड़ पौधे तो हैं पर नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। बैठी हुई स्वीकार का तात्पर्य है कि इस स्थिति को उसने अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, इसकी अभ्यस्त हो गई है, आदि है खुली धूप में बैठने की, रोज श्रम करने की। वहाँ बैठे हुए एक विशेष प्रकार का धैर्य, एक विशेष प्रकार की सहिष्णुता उसने धारण कर रखी है। अब उसके बाद उस व्यक्ति की ओर दृष्टि जाती है कवि की, वो तोड़ती हुई पत्थर, वो श्रमिक युवती।
उसका वर्णन करता हुआ एक तरह का नया नक्शिक है वो दे रहा है। श्याम तन भर बधा यौवन। श्याम तन सांवले काले रंग की है। श्रमिक वर्ग का रंग प्रायः इस रूप में देखा जाता है। ये श्रम का सौंदर्य है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में बलिष्ठ सौंदर्य को श्रम सौंदर्य कहा जाता है। सांवलापन, श्यामलता या कालापन, ये उसकी अपनी विशेषता होती है। गौरवर्ण मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में विलासिता का और सामंती प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। और खुली धूप में मेहनत करने वाला श्रमिक का वर्ण तो उस श्याम वर्ण से सुशोभित है उसका शरीर। इसके लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं कवि ने। एक तो भर, भर माने भरा हुआ, मांसल, हृष्ट पुष्ट, और दूसरा शब्द है बधा यानी सुगठित। दूसरे युवती का वर्णन है तो वहाँ बंधे होने के पीछे उसके वक्ष का सौंदर्य भी सामने आ रहा है। श्याम तन भर बंधा यौवन, और उसी के साथ साथ नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। आंखें झुकी हुई है क्योंकि बड़ी निष्ठा के साथ और बड़ी मनोमुग्धता के साथ अपना कार्य कर रही है। इधर उधर चक्कर मकर नहीं देख रही है, अन्यमनस्क नहीं है, पूरी ध्येय निष्ठता के साथ अपना काम कर रही है। इसलिए नत नयन, उन पत्थरों पर उसकी निगाह है जिसे तोड़ना है, और प्रिय कर्म रत मन, और अपने कर्म में उसका मन रत है, लगा हुआ है और पूरी तत्परता के साथ अपना कार्य कर रही है। आगे उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हाथ में एक बड़ा मोटा हथौड़ा है, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। एक वजनी हथौड़ा उसके हाथ में है, उससे पत्थरों पर वो बार बार चोट कर रही है। और प्रहार के साथ साथ वो एक लंबा हाइफन या डैश कवि ने दिया है। किस पर प्रहार कर रही है? सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। ये चोट केवल पत्थरों पर नहीं कर रही है, सामने की तरुमालिका पर भी कर रही है। यानी शोभा के लिए शहरों में लगाए गए ये पौधे एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं, उस वर्ग पर प्रहार कर रही है। अट्टालिकाओं पर प्रहार कर रही है। प्राकार जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाओं से जुड़े हुए हैं, जो भव्य भवन है, जो बड़े बड़े प्रासाद चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं सड़क के दोनों तरफ, उन पर प्रहार कर रही है। यानी शोषित वर्ग अपने शोषक वर्ग के ऊपर सैद्धांतिक प्रहार कर रहा है। ये प्रतीक रूप में व्यंजित किया जा रहा है कवि के माध्यम से। तो गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, उस प्रहार के साथ साथ आक्रोश है, उसके भीतर विद्रोह का भाव भी भरा हुआ है। और साथ ही साथ जिस परिस्थिति में वो डाल दी गई है, उसके वर्ण की क्षमता, वह सहिष्णुता और धैर्य भी उसके भीतर विद्यमान है। तो एक ओर कर्मयोग है और दूसरी ओर विद्रोही चेतना है। इन दोनों का मिला जुला भाव यहाँ इस युवती के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। फिर देश काल और परिस्थिति या परिवेश की ओर मुड़ता है कवि। तो कहता है, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। ग्रीष्म ऋतु है, जेठ की दोपहरी। यहाँ गर्मियों शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यह बहुत कुछ उर्दू और फारसी पद्धति की जो कविता चलती है, जिसमें लिखा जाता है कि ये बारिशों का मौसम है। हम वर्षा ऋतु कहते हैं, वो बारिशों का मौसम कहते हैं। तो बहुवचन में गर्मियों के दिन उसी तर्ज पर आया हुआ शब्द है। मैंने जेठ की लपलपाती हुई भयानक दोपहरी है, बड़ी तेज धूप है, जिसमें दिवा का, सूर्य का तमतमाता हुआ रूप दिखाई दे रहा है। जो प्रचंड मार्तंड है, खासतौर से मध्याह्न का, दोपहरी का जलता हुआ सूर्य, वो तमतमाया हुआ है। यहाँ आप देखें एक विशेष रूप से प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस पूरी कविता में रसों का अंतर्विरोध बहुत मिलेगा। कहीं श्रृंगार है तो करुण है। अभी ऊपरी पंक्ति में आपने देखा, श्याम तन भर बंधा यौवन, श्रृंगार का भाव आ रहा है, एक नक्शिक है। उसी के साथ गुरु हथौड़ा हाथ,
यहाँ वीर रस आ रहा है। एक विशेष रूप से कर्मवीर का जो चित्र होता है उसका भाव यहाँ व्यंजित किया जा रहा। गर्मियों के दिन ये कहते हुए प्रकृति का, सूर्य का जो रौद्र रूप है, भयानक रूप है, उसका दृश्य सामने आ रहा है और साथ ही साथ उसके प्रति करुणा भी, संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। तो दिवा का तमतमाता रूप, आगे प्रकृति कितनी भयावह हो गई है। कह रहे हैं कि चारों तरफ उड़ रही है वो धूल जिसमें भयानक आग की लपटें उठ रही, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर। लू इस तरह उठ रही है जैसा लगता है कि रुई ज्यों जलती हुई भू, जैसे पृथ्वी जल रही है। जिस तरह रुई में आग लग जाए वो सुलगती रहती है, तो उसी तरह से पूरी पूरी पृथ्वी जल रही है और सारे संसार को जैसे भस्म की दे रही। निराला जी चूँकि बहुत अरसे तक बंगाल में रहे, वो उनकी जन्मभूमि भी थी और लगभग पूरा किशोर काल बंगाल की धरती पर उन्होंने बिताया था। जब यूपी में आए तो यहाँ की गर्मी का पहला अनुभव उन्हें हुआ। विशेष रूप से कुल्ली भाट नामक अपने संस्मरण में यूपी की गर्मी का उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ दोपहर में जो आग बरसती है, ऐसा दृश्य अकल्पनीय है, जिसने नहीं भुगता। भूभुल में जिसका पैर नहीं पड़ा वो यूपी की गर्मी का हाल नहीं जानता है। वही पूरा दृश्य जो कुल्ली भाट में ससुराल यात्रा के बीच गर्मी का, भूभुल का, लू का, बवंडर का दृश्य उन्होंने अंकित किया है, वही बिंब इस कविता में आ रहा है कि वो कहते हैं कि उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ एक शब्द देखा जाना चाहिए, चिनगी। खड़ी बोली की शब्द है चिनगारी। बोली से खासतौर से बैसवारी अवधि से निकला हुआ है शब्द चिनगी। निराला जी की परवर्ती कविता में बैसवारी शब्दों को बहुत प्रयोग हुआ है, उन्मुक्त प्रयोग। असुविधा हो जाती है प्रायः दूरवर्ती लोगों को वो ठेठ जनपदीय शब्दों को समझने, उनका अर्थ ग्रहण करने में, लेकिन कभी कभी ये शब्द बड़े सटीक बैठते हैं। लू के साथ छोटी छोटी चिनगारियाँ जो उठती हुई दिखाई देती हैं, विशेष रूप से जब बवंडर उठता है तो गर्द चिनगी छा गई। और एक विशिष्ट प्रयोग मिलेगा, प्रायः हुई दोपहर। प्रायः ज़्यादातर समयवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है। अक्सर हम वहाँ जाएंगे, उसका काल से संबंध होता है, और यहाँ लगभग करीब के अर्थ में प्रयोग हो रहा है कि करीब दोपहरी हो गई है। पूरा मध्याह्न तो नहीं, अभी पूर्वाह्न का वर्णन था, अब लगभग दोपहरी पूरी हो गई है। तो उस पूरे देश काल को यहाँ प्रस्तुत करते हुए वे इस वातावरण का चित्रण और वातावरण के भीतर कठोर श्रम करती हुई उस ग्रामीणा युवती का चित्रण, वो पत्थर तोड़ती हुई का चित्रण। अब आगे देखें, कभी और सूक्ष्मता की ओर जाता है। ये तो बाह्य वर्णन रहा, अब अंतः प्रकृति का वर्णन है। देखते देखा मुझे जो एक बार, मैंने पत्थर तोड़ती हुई उस युवती को देखा, सराहना के भाव से देखा, उसके बलिष्ठ व्यक्तित्व को भी देखा, और उसने मुझे देखते हुए देखा। तो देखते देखा मुझे जो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। तो प्रायः ऐसा होता है स्त्रियों में, और ख़ास तौर से जो नवयौवना हैं उनमें लज्जा का भाव, संकोच का भाव। कोई पुरुष देख रहा हो तो उससे एकटक वे आंखें नहीं मिला पाती हैं। एक बार अगर कहीं दृष्टि मिल भी जाती है तो तुरंत हटा लेती हैं, दूसरी दिशा में देखने लगती है। तो कवि को देखते हुए देखा, और देख करके फिर वो भवनों की ओर देखने लग गई। और कवि कहता है कि छिन्न तार, देखने का जो तार था, जो क्रम था, वो जैसे टूट गया, अलग हो गया।
और फिर देखकर कोई नहीं, जब उसको कोई आलम्बन नहीं मिला, अपने भवनों की ओर देखना चाहा तो था लेकिन वहाँ कोई नहीं है, कोई आलम्बन नहीं है। तो जब वो छिन्न तार हो गई और देखकर कोई नहीं मिला, तो देखा मुझे उस दृश्य से जो मार खा रोई नहीं। ये बड़ा बारीक प्रयोग है कवि का। उसने मुझे उस दृश्य से देखा, एक वीर के भीतर जो दर्प भावना होती है, उस विजय के भाव से मुझे देखा, उस दृश्य से देखा जो पिट तो रही है लेकिन कभी परास्त नहीं हुई, मार तो खाई है पर रोई नहीं है, उसने समर्पण नहीं किया है, वो पराजय नहीं स्वीकार कर रही है, यानी अपने कर्म के प्रति पूरी तरह तत्पर है। तो इस दृश्य को देखकर कवि कहीं न कहीं संवेदना प्रेरित होता है। वो कहता है कि सजा सहज सितार, भीतर एक सितार झंकृत हो गया, मन के तार झंझना उठे। संवेदना का ऐसा गहरा प्रभाव निराला जी पर प्रायः पड़ता रहा है। एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है उनकी, अधिवास। वो कहते हैं कि मैं अद्वैत की भूमिका पर था, कहाँ मेरा अधिवास कहाँ, क्या कहा जाती है दृष्टि जहाँ, जहाँ तक दृष्टि का विस्तार है ये सब शून्य, इसी के पार कहीं शून्य में मेरा अधिवास, मेरा लक्ष्य। लेकिन इस चिंतन के क्षणों में अकस्मात उसे सड़क पर देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई, मैंने मैं शैली अपनाई। तो घटना ये है कि चिंतन के क्षणों में जब वह अद्वैत की भूमिका पे थे, तभी उसको इस प्रकार के एक दृश्य दिखाई देता है, और देखते हुए वो अकस्मात उसके प्रति एक प्रकार का समर्पण भाव मन में पैदा होता है, और फिर वो अद्वैत की भूमिका छोड़ करके वहाँ उतरते हैं, उसको उठाते हैं, गले लगाते हैं, और गले लगाते हुए महसूस करते हैं कि मेरी वह अद्वैत भूमिका टूट रही है, छूटता है यद्यपि अधिवास, नहीं पर उसका मुझको त्रास, मैंने मैं शैली अपनाई। ये निरालापन है। तो यहाँ भी इस वीरांगना को देखकर, इस कर्मयोगी को देखकर उनके मन में एक विशेष प्रकार की संवेदना जागृत होती है, और संवेदना के क्षणों में उनका सितार झंझना उठता है, और इतना झंझनाता है कि सुनी मैंने वो नहीं, वो थी सुनी झंकार। इसके पहले उस प्रकार की अनुगूंज कभी मन में नहीं हुई थी। इस प्रकार का भाव मन में जागृत हुआ, और एक क्षण के बाद वो कांपी सुहर, और तब फिर मैंने देखा कि उस श्रमिक कन्या के भीतर एक प्रतिक्रिया पैदा हुई। ये भी एक संवेदना है। एक क्षण के बाद उसके भीतर कंपन पैदा होता है। श्रृंगार में जिसको सात्विक कहते हैं, ये हुई सात्विक भाव प्रकट हो रहा है। और ढोलक माथे से गिरे सीकर, और पसीने की 2 बूंदें उसके मस्तक से लुढ़क कर नीचे गिरती है, और तब उन पत्थरों, उन श्रम बिंदुओं के साथ ही जैसे अपनी पसीने की भाषा में वो कह रही हो कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर तोड़ती हूँ। ये कविता विशेष रूप से निराला के अद्वैतवाद या नव वेदांत से संबंधित है। विवेकानंद के प्रभाववश वे बहुत अरसे से ये नारा लगाते रहे हैं कि मानव मानव से नहीं भिन्न, चाहे वो काला हो या गोरा हो, उसके पीछे किसी प्रकार का वर्गबोध नहीं होना चाहिए, लिंगबोध नहीं होना चाहिए, सभी समान हैं। इस दृश्य से, उसी संवेदना से इसे देखा गया है। यही भाव उनकी अन्यान्य रचनाओं में भी प्रकट हुआ है। चतुरी चमार नामक कहानी में, बिल्लेसुर बकरिया में, और विशेष रूप से कुल्ली भाट में, अपने गांव गढ़ाकोला में रहते हुए उन्होंने तथाकथित अंत्यज वर्ग को जो सहानुभूति दी और उसके साथ सह अस्तित्व का जो बोध स्थापित किया,
उससे परंपरावादी वर्ग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध भी हुआ, उनसे रुष्ट भी हुआ, उनका सोशल बॉयकॉट तक हुआ। पर निराला अपने घर को हाउस ऑफ कॉमन्स बनाए रहे। उन्होंने पहली बार अपने पात्रों में चुन चुन करके उन व्यक्तियों को रखा जो विशेष रूप से दलित वर्ग के हैं, चाहे महंगा रहे का महंगू हो, या झिंगू डटकर बोला कविता का झिंगुर हो, चाहे भकुआ हो, चाहे छन्नू हो, और चाहे चौधरी चमार हो। ये सारे के सारे पात्र एक आध नहीं, बहुत बड़ी संख्या में उनके साहित्य में प्रकट हुए हैं, और बराबर अपने गीतों में वे इसका प्रबोध देते रहे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका, छोड़ दो जीवन यो न मलो। उसमें गांधीवाद का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि तुम भी अपनी ही डालों पर फूलो और फलो, माने लिव एंड लेट लिव, खुद जी रहे हो, इसको भी जीने का अधिकार दो, ये भी तुम्हारा जैसा ही है, वैसे ही हाथ पाँव है। ये तो बाहरी भेद है जिसके कारण छूत और अछूत का ये अंतर हमारे समाज में व्याप्त हो गया। विशेष रूप से कथा लेखन में निराला जी ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। उनकी एक कहानी है देवी, यह लखनऊ की घटना है। गली की भिखारिन है जो फुटपाथ पर लोगों से कुछ मांग कर अपने नवजात शिशु का भरण पोषण करती है, अपना भी करती है। उसके इस त्याग को देख करके निराला जी ने उसको नाम दिया देवी। एक कहानी में अंत्यज वर्ग की ऐसी ही शोषित महिला का विवरण है, उसको उन्होंने शीर्षक दिया ज्योतिर्मयी। ऐसे ही बहुत सारे पात्र हैं। उनके सवर्ण पात्रों के माध्यम से भी इस तरह की क्रांति कराई गई है। निरुपमा नामक उपन्यास में उसका नायक कुमार लंदन का डेलिट है, लेकिन पक्षपात का शिकार हो जाता है। वो उसकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता। प्रतिक्रियावश वो चारबाग स्टेशन पर बैठकर मोची का काम करना शुरू कर देता है। ये विद्रोह का भाव निराला जी में विद्यमान रहा है। उनका एक उपन्यास जो अधूरा रह गया है, चमेली, उस चमेली के माध्यम से एक ऐसी पात्र का वर्णन उन्होंने किया है जो बड़ी बोल्ड है, और वो सवर्णों पर रह रह कर कशाघात करती है और उनको हर तरह से पराजित करने की कोशिश करती है। तुलसीदास नामक अपने काव्य में एक स्थान पर गोस्वामी जी की समकालीन मध्ययुगीन पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं, चातुर्वर्ण की व्यवस्था उस समाज में जिस तरह की थी, वो कहते थे कि शूद्र ये चरण मात्र वर्णाश्रम रक्षण के, ये द्विजों के अत्याचार से और उनके कशाघात से पीड़ित थे, हताश्वास थे, केवल जीवना आस्था या विश्वास के बल पर ही जी रहे थे, और बाकी ये पूरी तरह से शोषित और दबित थे। तो कहने के तात्पर्य यह है कि इस वर्ग के प्रति बड़ी गहरी संवेदना उनके मन में बहुत अरसे से विद्यमान रही है। वही इस युवती को देखकर अकस्मात विस्फोट कर जाती है, और तब वहीं से कविता फूटती है। इसमें कल्पना की उड़ान नहीं है, यह अनुभूतिगत सत्य है, और जो सहज अनुभूति से प्रेरित रचना होती है उसमें संवेदना की शक्ति भर जाती है। इसीलिए निराला जी की ये लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका अर्थापन करने के लिए आवश्यक है कि हम शब्द शब्द को परखें। वैसे भी कविता की व्याख्या करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि उस कविता को हम धारण कर लें। धारण करने का मतलब कंठस्थ कर लें। जब तक रचना पूरी तरह से आत्मसात नहीं हो जाती है तब तक वो अपने स्तर नहीं खोलती। उसमें भावों के लेयर्स होते हैं। ऊपरी निगाह से केवल ऊपर का अर्थ प्रकट होगा, भीतर की तहें नहीं खुलेंगी। और जब उसको हम धारण कर लेते हैं और अपने अंतर्मन में, अपने अवचेतन में, अपने एकांत में कभी उसको गुनगुनाते हैं, तो गुनगुनाते हुए उसके भीतर से अर्थ की छवियाँ निकलती, फ्लैशेज आते हैं, और उन सबको जब समेकित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, तो उससे पूरी एक चिंतन धारा बन जाती है। तो आवश्यकता ये है कि कवि के एक एक शब्द को पहले हम आत्मसात करें, उसका फिर भावबिंब बनावें,
उसके बाद फिर अर्थापन करते हुए उसकी व्याख्या, उसकी विवेचना, फिर तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है, फिर उसको विचारधारा के साथ भी जोड़ा जा सकता है, फिर उसे विभिन्न मानकों द्वारा भी देखा जा सकता है, रस, छंद और अलंकार, प्रतीक और बिंब और रूपक, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, ये जो काव्य के विभिन्न मानदंड कहे जाते हैं, ये विभिन्न उपकरण जो माने जाते हैं, इसके आधार पर उसकी व्याख्या हो सकती है। यही सर्वांगीण समीक्षा का मुख्य निकष है।